अगर सरदार पटेल नहीं होते तो हमें हैदराबाद जाने के लिए या जूनागढ़ जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता। सरदार पटेल को ये जो प्रेरणा मिली वो वर्तमान छत्तीसगढ़ के एक राज परिवार के से जुड़ी हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर गीता मांडिक की लिखी सरदार द गेम चेंजर डॉक्यू नॉवेल पर केसी बोकाडिया ने दूरदर्शन के लिए बकायदा धारावाहिक का निर्माण शुरू किया, जिसके पहले एपिसोड का प्रसारण विगत रविवार 10 मार्च को हुआ है। गीता मांडिक प्रसिद्ध नाट्यकार व पत्रकार हैं। अभिनेता मनोज नवनीत जोशी ने इन्हें सरदार पटेल पर काम करने को प्रेरित किया, जिस पर गीता जी ने 4.5 साल लगातार इस विषय पर काम करते हुए इस विषय से जुड़े देश विदेश के लेखकों की कई किताबों का अध्ययन किया। हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती व मराठी भाषा में लिखे साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। संबंधित जगहों का दौरा कर लगातार ऐसे तथ्य जुटाए जो पूरी तरह से इतिहास के पन्नों से गायब कर दिए गए थे। गीता एक ग्रंथ है जो भारतीयों की जुबान पे तो है ही, 7 समंदर पार विदेशों में भी लोग इसे रुचि लेकर पढ़ते हैं और उसे आत्मसात करते हैं। यूँ तो भारतवर्ष में गीता के सार को कई लोगों ने आत्मसात किया, जिसमें कई महापुरुष हैं, संत हैं, युग प्रवर्तक हैं। लेकिन एक शख्स जिनकी चर्चा की जाए, चाहे भारत की शिल्पकारों में कि भारत को किस तरीके से स्वतंत्रता के बाद एक नए आयाम में उन्होंने देखना चाहा और परिकल्पना की, और क्या क्या उस समय कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आईं, और उस चुनौती का उन्होंने जिस दृढ़ता के साथ सामना किया वो अकल्पनीय है। उनकी पहल के ही कारण आज हर एक भारतवासी खुली हवा में सांस ले रहा है, या यूँ कहें कि गीता के सार को यदि किसी ने आत्मसात किया और निष्काम कर्मयोगी की तरह एक सच्चे देशभक्त होकर उन्होंने अपना सर्वस्व माँ भारती के चरणों में निछावर कर दिया, एक नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। यूँ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, उन्हें सरदार की संज्ञा दी गई और उन्होंने अखंड भारत की परिकल्पना की। हालांकि उनके कुछ ख्वाब अभी भी अधूरे हैं, जिसे पूरा करना एक भारतवासियों का संकल्प तो होना ही चाहिए, ये हमारा मानना है। अब जब गीता के सार को उन्होंने आत्मसात किया और निष्काम कर्मयोगी की तरह उन्होंने अपना जीवन माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया, और एक संयोग है कि उन पर जो एक प्रमाणित किताब लिखी है, वो जो लिखी है वो शख्सियत से हम आपको आज परिचित करा रहे हैं, उनसे रूबरू करा रहे हैं। उनका नाम है गीता मांडिक। गीता जी, जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरीके से 560 से अधिक रियासतों का भारत में विलय करके एक अखंड भारत का निर्माण किया, वो इतना आसान नहीं था। आपने कितने वर्ष इस पे लगाए? अपनी किताब जो सरदार द गेम चेंजर एक किताब है आपकी, बड़ी प्रमाणिक किताब है, लोगों की जुबां पर है, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो नौकरशाह हो, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों। इतिहास के छात्र छात्राओं के लिए तो ये शोध का विषय बन चुकी है ये किताब। तो इस किताब को लिखने की जो आपको प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? थैंक यू आलोक जी, पहले तो ये सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए। मैं जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, क्रिएटिव राइटिंग करती हूँ, मैंने कुछ नाटक भी लिखे हैं। तो सरदार पटेल पर एक नाटक लिखने का प्रस्ताव आया, तो मैंने मैं कोई इतिहास की वैसे स्टूडेंट रही नहीं हूँ, तो मैंने सरदार पटेल के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो एक बात मेरे ध्यान में आई, मैं जैसे जैसे उनकी पढ़ती गई तो उनकी जीवनी है, कुछ लोगों ने लिखी हुई है, हिंदी में है, गुजराती में है, इंग्लिश में है। और जैसे मैं पढ़ती गई तो हम सब ने सुना है कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो हमें हैदराबाद जाने के लिए या जूनागढ़ जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता, बेगाना जैसा रहना पड़ता। जी जी।
तो जब मैं ये उनके बारे में पढ़ती गई तो मुझे लगा कि ये कितना बड़ा कार्य उन्होंने किया है। और जब मैंने अपने परिचितों से, पत्रकारों से, जो भी जिनको मैं जानती थी, उनसे मैंने पूछा कि क्या आप जानते हैं कि सरदार पटेल ने ये कौन सा बड़ा काम किया, तो वो बोलते थे कि हाँ, ये विलीनीकरण का काम किया। मैं पूछती थी कि कैसे किया, क्या किया, तो फिर उसका उत्तर उनके पास नहीं होता था, ज़्यादातर लोगों के पास, मेरे पास भी नहीं था जहाँ तक मैं ये रिसर्च मैंने शुरू नहीं किया। और तभी मेरे पढ़ने में एक बात आई कि रशिया के जो एक हिस्टोरियन है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आप भारतीय कैसे लोग हैं कि जिन्होंने इतने सारे राज्यों को, इतने सारे प्रिंसली स्टेट को, रियासतों को सम्मिलित किया, विलीनीकरण किया, और एक भी राजा को ख़त्म नहीं किया। अब आप अगर विश्व का इतिहास देखेंगे जी। तो किसी भी राज्य ने, किसी भी देश ने जब दूसरे राज्य पर कब्जा किया या अपने में विलीन किया करके मिलाया, तभी वहाँ के राजा को ख़त्म किया है। यहाँ 565 से भी ज़्यादा रियासतों को विलीन किया और एक भी राजा को ख़त्म नहीं किया। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप मुझसे समझो कहे कि भाई देश के लिए आप 5,000 रुपये दीजिए, तो मैं सोचूंगी, एक कोई भी आम आदमी सोचेगा कि मैं क्यों दूं। नहीं, बहुत अच्छा उदाहरण दे रही हैं आप जी। लेकिन आप सोचिए कि रियासतें इतनी बड़ी बड़ी, कितनी रियासतें थी, मतलब हम अपने घर का 1 स्क्वायर फीट किसी को न दे, एक रूम किसी को देश के लिए न दे जी। और यहाँ पे पूरा राज्य उनको दे देना था। तो सरदार पटेल ने उनको कैसे समझाया होगा, और वो अपने आप में कितने बड़े, जैसे आपने कहा कि गीता उन्होंने आत्मसात की थी, और वो इतने, तब जाके कोई, आपकी मेरी बात तो कोई नहीं सुनता, बड़े बड़े नेताओं की बात भी आज लोग नहीं सुनते। तो ये राजाओं ने जब दिया होगा तो उन्होंने कैसे उनको समझाया होगा। और फिर जो कुछ रियासतें थी जिसकी वो भी जब हम बात कर रहे हैं, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब से ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी जी। उस समय तो और भी कठिन स्थिति थी जी, कठिन स्थिति थी। और ये जो राजा महाराजा जो थे, वो इतने सालों से अंग्रेजों के, टेक्निकली ब्रिटिश इंडिया अलग था, प्रिंसली स्टेट अलग था जी। बहुत कम लोग जानते हैं कि उस टाइम ओनली 52% वॉज ब्रिटिश इंडिया एंड 48% प्रिंसली स्टेट। मतलब एक सिंपल उसमें आपको समझाऊं तो ऑलमोस्ट 50%, मतलब आधा हिंदुस्तान ब्रिटिशरों के रूल में था और आधा हिंदुस्तान प्रिंसली स्टेट था, जिनके ऊपर ब्रिटिशरों की इनडायरेक्ट सत्ता थी, पर डायरेक्टली दे वर फ्री स्टेट्स। अप्रत्यक्ष नियंत्रण तो था उनके ऊपर, अप्रत्यक्ष था पर टेक्निकली अगर देखा जाए तो वे सारे स्वतंत्र थे जी। और इतने सालों से वो भी ब्रिटिशरों की जो हुक्मी सह रहे थे, और जब आज़ादी आई तो उनके मन में भी लगा कि अब हम अपने राजा रहेंगे, आज़ाद रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, हमारी अपनी सत्ता होगी, वो भी अपने तरीके से स्टेट चलाएंगे, वो मुक्त रहना चाहते थे जी। तो उनकी भी जो मानसिकता थी वो सरदार ने समझी थी, और इसीलिए हर राजा के साथ उन्होंने उस तरह से, कहीं उन्होंने जैसे साम दाम दंड भेद, वो चारों तरीकों को उन्होंने अपनाया। कहीं कहीं तो मुझे वो काउंसलर और साइकेट्रिस्ट जैसे भी दिखते हैं जब मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ। तो ये सारी चीज़ों का वो इस्तेमाल करके उन्होंने किसी भी राजा को ख़त्म, और देखिए इतना विराट कार्य उन्होंने किया कि 565 से भी ज़्यादा रियासतों को मिलाया। सिर्फ 2 रियासतें जो थी, हैदराबाद और जूनागढ़, जहाँ पे मिलिट्री एक्शंस हुए और बहुत कम संख्या में खून खराबे हुए, बहुत ही कम हुआ, बहुत ही कम, मतलब इतने बड़े कार्य में आप उसको बहुत छोटा, मतलब नगण्य समझ सकते हैं। तो ये कितना बड़ा है, ये जैसे जैसे मैं पढ़ती गई ना, तो मुझे खुद को ये लगा कि एक भारतीय होने के नाते मुझे ये पता होना चाहिए।
और जब मैंने ये सब पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बात मुझे लोगों तक पहुंचानी चाहिए। मुझे ये भी प्रश्न हुआ तभी कि क्यों 75 साल तक ये बात हम लोगों तक क्यों नहीं पहुंची। ये बड़ी कचोटने वाली बात हाँ। है कि जिन्होंने अखंड भारत की परिकल्पना की और उसे साकार किया, जी जहाँ पे हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हम और आप, जी और हम 70-75 सालों तक उनकी जो सच्चाई है वो सामने नहीं ला पाए। हाँ, तो मैंने वो भी ढूंढने की कोशिश की कि क्यों ऐसा नहीं हुआ। उसके कई कारण हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल कारण है, अभी मैं इस वक्त उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, पर एक कारण जो खुलकर मेरे सामने आया जी कि सरदार पटेल ने खुद ने सिर्फ एक बुक लिखी है 40 पन्नों की, जी जेल डायरी। उसके अलावा उन्होंने खुद ने कुछ नहीं लिखा है। अब उस समय के जो बड़े, हम जिनका नाम लेते हैं, गांधी जी, नेहरू और सरदार, तीन हमारे नज़र जी, के सामने आते हैं जी, जब जी, हम आज़ादी की बात करते हैं। तो उन दोनों ने खुद ने बहुत कुछ लिखा है, खुद किताबें लिखी है, गांधी जी ने लिखी है, नेहरू जी ने लिखी है। हाँ, एक बात इसमें कहना चाहूँगा गीता जी कि जो भी, जैसे आपने आप ही की किताब का एक अंश है, जी। क्षमा नेहरूवाद चाहूंगा, चला, नेहरूवाद चला, गांधीवाद चला, गांधीवाद, पर अम्बेडकरवाद चला, लेकिन पटेलवाद जैसा नहीं कोई चला। शब्द हमने सुना ही नहीं है। इसी तरीके से देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री का शास्त्रीवाद भी नहीं चला, नहीं चला। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का तिलकवाद भी नहीं चला। जी तो ये अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है हाँ, कि क्या इन लोगों ने अपने को, इसका मतलब कि इन्होंने तो अपने आप को हाईलाइट ही नहीं किया। हाँ, तो वही मैं बोल रही थी कि मैंने जब ये प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया, तब मेरे ध्यान में ये बात आई कि वो ना अपनी बेटी मणिबेन पटेल, जो बाद में उनकी जी। सचिव भी थी और आखिर तक उनके साथ ही रही, तो उनको वो बार बार कहा करते थे कि जब हम इतिहास का सर्जन कर सकते हैं तो हम इतिहास लिखने में समय क्यों गंवाएं। तो मुझे लगा कि जो इतिहास का सर्जन उन्होंने किया जी। और जो हमें भारतीय होने के नाते लिखना चाहिए था, वो 75 साल में हमने नहीं लिखा। उन्होंने अपनी जो बेटी हैं मणिबेन जी जो हैं, जी अंतिम समय तक रही वो, जी और जैसे जैसे उन्होंने इतिहास का सृजन किया जी तो कई चीज़ें जो थीं तो वो मणिबेन जी को ही, जो उनकी जो पुत्री रही अंतिम समय तक, जी उनको पता थी जी। उनकी भी स्थिति। लेकिन मणिबेन, बहुत बेबाकी से आपसे बात करना ना, चाहूँगा। मैं भी खुलकर ये जी। बात मैं कहना चाहूँगी। मैंने इसके बारे में अखबार में लेख भी लिखा था। जी। एक तो सरदार पटेल के बारे में भी हमें बहुत कम जानकारी है। जो जानकारी है वो भी प्रॉपर पर्सपेक्टिव में नहीं कही गई जितनी है। जानकारी दी जानी चाहिए थी एक और- प्रायोजित तरीके से उतनी ही दी गई। अच्छा, मणिबेन के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है। मतलब जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनकी मैं बात करनी नहीं रही हूँ, पर जैसे ये किताब पर से जब सीरियल बन रही है तो जब उसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ हुआ और उसमें मणिबेन है, तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि अच्छा, उनकी एक बेटी भी थी। और मणिबेन ने भी अपना पूरा जीवन बड़ी देश को सादगी पे समर्पित किया। उप प्रधानमंत्री थे, आपने किताब में लिखा है, वल्लभ भाई पटेल जब उप प्रधानमंत्री थे, जी काफ़ी बड़ा बंगला मिला और मात्र उस पे एक रूम उन्होंने मणिबेन जी ने खोला था, एक जो जी। पटेल जी के लिए था जी और एक उनका रसोई घर था और जी। एक और कक्ष था, शयन जी। कक्ष था, जी और 3 के अलावा उन्होंने कोई सुविधा नहीं ली। जी तो यह जो चरित्र है, यानी यदि कहा जाए कि जो सरदार पटेल का जो चरित्र था वो समंदर से भी गहराई उसमें ज़्यादा थी। जी सरदार पटेल के व्यक्तित्व में अद्भुत व्यक्तित्व था जी और जो उनका चरित्र था वो हिमालय से भी ऊंचा है, ये कहने में हमको कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 100% सहमत हैं आप इससे? 110% सहमत हूँ। और वही मैं कह रही हूँ कि इवन मणिबेन के बारे में लोगों को पता नहीं है, हमें बताया ही नहीं गया। एक्चुअली ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई जानी चाहिए थी, हमें बताई जानी चाहिए थी, लेकिन स्कूल में सिर्फ हमें यही पता गया कि सरदार लौह पुरुष थे, उन्होंने आज़ादी की जंग में अपना हिस्सा दिया था, वो एक नेता थे।
और उनको उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। हाँ, और उनको एक बगल में फोड़ा हुआ था जो उन्होंने बाद में उनके हाथ पास में, गए हाँ, और वो, लगा दिया। हाँ। तो ये क्यों और वो लोह पुरुष थे। बस उसके आगे सरदार के बारे में हम बहुत ही कम बताया गया है। गीता जी, एक आपके इन जो आप बता रही हैं जी और आपकी बातों में मैं देख रहा हूँ कि एक पीड़ा भी है, क्योंकि आपने महसूस किया है, जी एक एक शब्द आपके बोलते हैं। जी तो सरदार पटेल के बारे में जो जानकारी है, जिस तरीके से बहुत स्पष्ट कहूँ कि जैसे महात्मा गांधी के बारे में लोगों को हर एक जानकारी, उनके परिवार के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूरी जानकारी है, और भी जो लोग हुए उस समय में, मोरारजी देसाई जैसे हुए तो उनके भी लोग आदमी परिवार के बारे में जाना, लेकिन सरदार पटेल का जो परिवार है उससे लोगों को अछूता क्यों रखा गया? मैं आपको उनकी बताऊं। पत्नी पर, उनके हाँ। बेटे पर, उनकी बेटी पर। उनकी बेटी के बारे में तो आपने लिखा है कि उन्होंने पटेल को जिया है, महसूस किया है, जी और शायद कुछ डायरी भी लिखी है उन्होंने। मैं आपको थोड़ा विस्तार से उनकी जी। फैमिली के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि ये भी लोगों ये बहुत बड़ा रहस्य है गीता जी, और रहस्य ये हमको लाना चाहिए सामने। जी। हमें जनरली बताया गया है कि सरदार पटेल जब बैरिस्टर थे, जब आज़ादी की लड़त में अभी शामिल नहीं हुए थे, जी तभी वो कोर्ट में एक केस लड़ रहे थे। जी एक टेलीग्राम आया, उन्होंने पढ़ा और जेब में रख दिया और अपनी आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू की। और जब केस ये कार्रवाई ख़त्म हुई, फिर उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, ये टेलीग्राम आया है। हमें ये चीज़ बताई गई है, मात्र यही 4 लाइनें बताई इतना गई बताया हैं। गया। जी। अब अगर आप इतना सुनते हैं तो आपको लगता है कि कितने रुक्ष आदमी की पत्नी का देहांत हो गया और वो खुद लड़ते रहे। जी जी अब मैं आपको पूरी बात बताना चाहूँगी कि उनकी पत्नी का मतलब उनके बेटे के जन्म के बाद पहली बेटी मणिबेन, बेटा डाया भाई। अच्छा। उनके डाया भाई के जन्म के बाद उनकी वाइफ की तबीयत खराब रहती थी, तो उन्होंने वहाँ पे उनका इलाज करवाया गुजरात में जहाँ रहते थे जी। पर ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा था। अब इस ज़माने नहीं, उस ज़माने में जाइए, बिफोर 125 ईयर्स, उस ज़माने में जाइए, तो उन्होंने उस समय, आपको पता है कि जो मेल्स से जो पति थे वो पत्नियों का इस तरह का ज़्यादातर ख्याल नहीं रखते थे। एक सामाजिक व्यवस्था थी उस समय। व्यवस्था जी। तो फिर भी उन्होंने देखा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो वो खुद उनको लेके मुंबई आए, जीटी हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया। अच्छा, यही मुंबई के जीटी हॉस्पिटल में? जी, उनका इलाज चल रहा था, उनकी तबीयत अच्छी हो रही थी, ठीक हो रही थी, सुधार हो रहा था। उसी वक्त उन्हें संदेशा आया कि उनके एक क्लाइंट का केस है, कोर्ट में तारीख है, और वो फाइनल उस जजमेंट डे था। उस दिन तय होना था कि उस क्लाइंट को फांसी होगी या नहीं होगी, फाइनल जजमेंट होना था। यहाँ पे पत्नी की तबीयत अच्छी हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि वहाँ एक इंसान की ज़िंदगी का सवाल है, फांसी होगी नहीं होगी। तो उन्होंने पत्नी को ऐसे ही हॉस्पिटल में नर्सेस या डॉक्टर्स के भरोसे छोड़ नहीं दिया। उनके बड़े भाई विट्ठल भाई तभी मुंबई में रहते थे, तो उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे जाना पड़ रहा है, तो आप इनका ख्याल रखना। और वैसे सब इंतज़ाम करके वो गए केस लड़ने के लिए, पर कुछ मतलब दुर्भाग्य से उनकी पत्नी का पीछे से देहांत हो गया। और जब टेलीग्राम आया तभी केस चल रहा था और उन्होंने जेब में रख दिया। अब जब आप पूरी बात सुनेंगे तो आपको क्या लगेगा कि क्या ये असंवेदनशील व्यक्ति थे? बहुत संवेदनशील व्यक्ति मेरे हिसाब से। और उससे भी एक पॉइंट में आगे मैं कहना चाहूँगी, उस समय वो युवा थे, बैरिस्टर थे, उनकी अच्छी इनकम थी, अच्छे खानदान से थे। दूसरी शादी करना कोई मतलब इट वॉज एक्सेप्टेड थिंग, कोई भी सोचता कि हाँ दूसरी शादी कर लेते। उन्होंने नहीं की।
और उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूँ, पता नहीं कौन आए कैसी आए, मेरे बच्चों का क्या। तो बच्चों की खातिर उन्होंने शादी नहीं की। माने जो देश के लिए तो त्याग कर ही रहे थे, जी सामाजिक जीवन में भी उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, और जी। उस त्याग को आज तक कभी हमको उन्होंने- नहीं बताया गया। अच्छा, बाकी ब्रह्मचर्य की बातें उस काल में बहुत हुई, आप भी जानते हैं, जी। मैं भी जानती हूँ। इन्होंने कभी कहा नहीं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, पर आप उनकी पूरी लाइफ देख लीजिए। उनकी कहीं कोई पत्नी ऐसे के विवाद, बाद हाँ, एक भी महिला, एक भी स्त्री, एक भी लड़की उनके जीवन में इस तरीके से नहीं आई है। कहीं भी कोई भी, उनके दुश्मन भी होंगे ना, उनके जो विरोधी होंगे ना, वो भी आपको कहेंगे कि नहीं, उनके चारित्र में कभी किसी ने कुछ इसीलिए नहीं तो सुना था। एक लाइन है गीता जी कि उनका जो जीवन में जो व्यक्तित्व जो उनका रहा, सागर से गहरा, समंदर से गहरा, और जो चरित्र है वो हिमालय से ऊंचा। जी। तो एक शख्सियत थे, कर्म, निष्काम कर्मयोगी इसी को कहा जाता है। और आपने जो एक दूसरा प्रश्न किया कि उनकी फैमिली के बारे में, जी, तो जब भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको हार्ट अटैक आया था, जी, उस वक्त उनका पोता बिपिन वो बाहर पढ़ रहा था। उसको पता चला कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो उनको मिलने आया। तब सरदार पटेल ने उसको बिठाकर कहा कि फैमिली का कोई भी मेंबर दिल्ली नहीं आएगा, क्योंकि आप दिल्ली आओगे तो हो सकता है कि कुछ लोग आपसे रिलेशंस बढ़ाएं, कुछ लोग आपसे अपेक्षा करें कि उनके कुछ काम हो। तो उनके फैमिली को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि कोई दिल्ली में आएगा नहीं, एक्सेप्ट उनकी बेटी जो उनके साथ एज अ निजी सचिव काम कर रही थी। उनको भी उन्होंने बोल दिया। और जब वो दिल्ली आए और जब वो बंगलों में जा रहे थे, तब उन्होंने, ये मैंने पढ़ा है कि उन्होंने मणिबेन को बोला कि आज से तुम्हारे होठों पे ताला और आंख कान खुले रखने हैं। मतलब आपको बोलना भी कम है, और चौकन्ना रहना है, बस चौकन्ना रहना है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने उस समय इन लोगों ने सबने प्रण लिया था ना कि हम अपनी खादी खुद खुद वो कातेंगे। जी जी। और उसी के कपड़े पहनेंगे जी। अभी उनकी व्यस्तता इतनी बढ़ गई थी, तो मणिबेन उनके लिए वो चरखे से खादी काटती थी जी। अब उनके पास भी समय की कमी थी, क्योंकि वो निजी सचिव की तौर पर काम कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। तो और वो भी खादी की साड़ी पहनती थी, तो वो क्या खादी की साड़ी और खादी का ब्लाउज और पेटीकोट सब खादी का पहनती थी। तो उन सरदार पटेल की जो धोती थी वो कहीं से फट गई या बहुत टाइम पहनने के बाद वो घिस गई, तो उस धोती में से उतना सा पार्ट निकाल के बाकी के कपड़े में से वो अपना ब्लाउज सी लेती थी। एक उप प्रधानमंत्री की बेटी। आज तो एक छोटे से पार्षद के यदि देखा जाए जी। तो उसके यहाँ पैसों की इतनी बौछार हो जाती है कि वो संपन्न जीवन जीते हैं। एक छोटे से पार्षद की बात बता रहा हूँ, पर उनका चरित्र देखिए कि वो देश के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनकी बेटी, और इस हाल में उन्होंने अपना जीवन जिया क्योंकि उनको सख्त निर्देश थे। माने कई चीज़ें आज भी अछूती हैं। अब जैसे इसमें आया आपकी किताब का प्रस्तावना जिन्होंने लिखा, मनोज नवनीत जोशी जी, बहुत अच्छे नाट्यकार हैं। चाणक्य को उन्होंने जिया, मंचन किया। वो आपको हमेशा प्रेरित किए कि सरदार पर किताब लिखो, क्योंकि मैं सरदार पर काम करना चाहता हूँ, अभिनय करना चाहता हूँ। आपको प्रेरणा भी मिली। एक जगह आपने एक लाइन लिखी है कि जो सरदार का जो व्यक्तित्व है और जो प्रतिभा है, वो 182 फीट की आदमकद मूर्ति से, भव्य मूर्ति से उनकी प्रतिभा का आकलन नहीं किया जा सकता। ये जो लाइन है ये बड़ी दिल को छू लेने वाली है। तो कहाँ से ख्याल आया इस लाइन का? क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि मैं जैसे जैसे उनके बारे में पढ़ती गई, जैसे जैसे उनके बारे में मुझे जानकारी मिलती गई,
तो मुझे लगा कि सच में हम लोग ने उनको जाना ही नहीं है, उन्होंने जो काम किया है वो हम समझे ही नहीं है, वो काम हम तक पहुंचा ही नहीं है। वो चाहे उनका व्यक्तिगत जीवन हो, व्यक्ति सरदार पटेल की हम बात करें, या हम जो आज़ादी की लड़त में लड़ने वाले सरदार की बात करें, या विलीनीकरण करने वाले या गृह मंत्री सरदार की बात करें, तो ये जो सारे आयाम हैं उनकी पर्सनालिटी के, वो इतने बड़े हैं। मतलब बहुआयामी। मैं तो आपको जो थोड़ी थोड़ी भी बातें बताती हूँ तो एक लगता होगा आपको कि नहीं क्या, मतलब अब जैसे एक और किस्सा में आपको मैंने जो पढ़ा, वो जितने भी कार्यकर थे कांग्रेस के, जो भी समितियां थी, मतलब दिल्ली में होम मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर बनने, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी वो उनसे संपर्क में रहते थे, क्योंकि कांग्रेस पक्ष का भी काम देखना था वो सब। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो जितने फ़ोन वो करते थे ना, उस टाइम तो ट्रंक कॉल करने पड़ते थे, तो वो उनकी ऑफिस या घर के फ़ोन से ही वो करते थे, जो कि गवर्नमेंट का दिया हुआ था। वो जितने फ़ोन वो कांग्रेस के समिति के लोगों को करते थे ना, उन फ़ोन का बिल वो खुद अपनी जेब से देते थे। माने कि ये पार्टी का काम है। हाँ, ये सरकारी और प्रधानमंत्री का काम नहीं है। हाँ, ये एक चरित्र था मतलब उनका। पर्सनल तो उनके कोई थे ही नहीं कि वो फ़ोन करे किसी को कि आप कैसे हो, पूछे, उस टाइप के तो उनके कोई पर्सनल वो थे ही नहीं कि आज दोस्त को फ़ोन किया या बेटे को फ़ोन किया या कुछ भी, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। पर ये जो पक्ष के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते थे, उस फ़ोन का वो अलग हिसाब रखने को बोलते थे मणिबेन को, और उसका पैसा जेब से देते थे। गीता जी, एक प्रश्न है। अभी जैसे कि बात चल रही है कि आज़ादी के बाद वो प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री बने, उस दौर की बात है। पहले के दौर में भी हम जाएंगे, क्योंकि आपने छोटे छोटे शीर्षक के साथ और बड़े वो दिल को छू लेने वाले हैं। एक बात उठती है कि जो सरदार पटेल की जो बेटी हैं मणिबेन, उनका जिक्र आप बार बार कर रही हैं जी। कईयों बार आपके मुख से ये जो नाम है, पावन नाम का है, क्योंकि उनकी बेटी हो के भी जो उन्होंने सरदार पटेल की बेटी हैं ये नहीं, लेकिन जिस तरीके का जो त्याग मणिबेन ने भी किया है, बहुत बड़ा त्याग, वो भी ये भारतीय नारियों को, भारतीय लड़कियों को, उनको तो कोई पब्लिसिटी भी नहीं मिली। सरदार पटेल को तो फिर भी लोग जानते थे, मणिबेन को कौन जानता है? ये तो आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ बार बार उनका नाम, और जो किताबों में आपने जो लिखा है, और आपने ही, जैसा इसके पहले हम एक अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे, इस साक्षात्कार नहीं है आपसे, बस एक बेवाक बातचीत है ना, एक सौभाग्य है आपसे बात करने का, क्योंकि आपका भी नाम गीता है और मेरी माँ का भी नाम गीता है। अब वो संसार में नहीं है, एक प्रेरणा कह लीजिए कि आप तक पहुँचा मैं। तो एक बार एक बात आती थी कि जो मणिबेन जी हैं, उन्होंने भी कुछ लिखा है। मैंने कहा ना कि जैसे वो मणिबेन सरदार जब दिल्ली गए फिर वो हमेशा उनके साथ रहती थी, और इतनी व्यस्तता में भी वो डायरी लिखती थी, और उसमें हर चीज़ का वो जिक्र करते थे। मैंने ऐसा कहीं पे, जब ये रिसर्च में कर रही थी, तो मैंने कहीं पे, मुझे ये पढ़ने में आया, तो मैंने ढूंढना शुरू किया। मुझे लगा कि ऑब्वियसली अभी मणिबेन ने लिखी है, सरदार की बेटी ने डायरी लिखी है, तो वो तो पब्लिश हुई ही होगी। अब वो जनरली इस तरह की सारी किताबें नवजीवन पब्लिकेशंस करता है पब्लिश। तो मैंने वहाँ पे फ़ोन किया, तो उन्होंने, मैं बोला कि नहीं, हमारे पास ऐसी कोई है ही नहीं, क्योंकि हमें ये मैन्यूस्क्रिप्ट ही किसी ने नहीं दी है, तो इसीलिए हमने पब्लिश नहीं किए। और ढूंढते ढूंढते जब मैं तो मुझे पता चला कि वो सारी डायरियाँ आज भी अहमदाबाद के सरदार स्मारक में पड़ी हुई है, अनपब्लिश्ड। अभी भी वो डायरी मौजूद है? डायरी मौजूद है। अब पता नहीं इतने सालों में उन्होंने, मतलब पन्ने की क्या हालत हो गई होगी, उन्होंने डायरी को कैसे संभाला है, क्या है। मैं खुद गई अहमदाबाद सरदार स्मारक में, मैं गई, मैंने वहाँ के जो ट्रस्टी है, जो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे, मैं ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ, मैं किताब लिख रही हूँ, मुझे वो डायरी दीजिए, मुझे रेफ़र करनी है। मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद
मुझे उसका एक्सेस नहीं मिला। अभी भी वो डायरीज़ वहाँ पे पड़ी है, किस हालत में है, क्या है, कुछ भी मुझे पता नहीं है। मैंने इसके बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी लिखा, पर अभी तक उसका कोई वो हुआ नहीं है, ना वो डायरी क्या है, ये एक तरीके कहाँ से है। देखा जाए तो ये तो सिर्फ एक एक मैं बात जोड़ना चाहूँगी इसमें कि पीएन चोपड़ा और प्रभा जी करके जो है राइटर्स, जी उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें इस डायरी के कुछ अंश कंपाइल किए हुए हैं, और वो किताब भी अभी तो आउट ऑफ प्रिंट है। तो हमारे गुजरात के बहुत बड़े राइटर हैं गुणवंत शाह जी, तो मुझे कहीं से पता चला कि उनके पास वो किताब पहले की पड़ी हुई है। तो मैं वो बड़ौदा में रहते हैं, तो मैं बड़ौदा गई, उनसे मैंने वो किताब ली। मैंने बोला मुझे प्लीज़ ये रिफ़र करने के लिए, एंड ही वॉज नाइस टू गिव मी, तो उन्होंने दी, और फिर उसकी मैंने फ़ोटोकॉपी करवाई। तो पर उनकी जो डायरीज़ हैं और कि इन हाउ मेनी नंबर्स वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि वो देखने ही नहीं देते, बताते ही नहीं। तो ये आज तक मतलब हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मतलब वेस्ट में तो कुछ भी छोटी सी भी चीज़ होती है डॉक्यूमेंटेड तो उसको संभाल के रखते। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने बड़ी शख्सियत, उनकी बेटी जो निसचिव रही और इतना उन्होंने जो त्याग किया अपने जीवन का, उनके बारे में जो उनकी लड़की डायरी लिख रही है वो आज तक आप तक नहीं देख पाई हैं जी। कि तो क्या राज क्या है, क्यों डर रहे हैं इतना उस डायरी को सामने लाने में? क्योंकि मतलब जितना थोड़ा बहुत वो मैंने जो कंपाइल्ड किताब आपको बोली उसमें जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है, उसमें कुछ बातें उन्होंने बहुत स्फोटक लिखी है। मतलब उन्होंने स्फोटक करके नहीं लिखी है, उन्होंने तो जो देखा, यथार्थ जो था, जो देखा, जी जी, जो हुआ वही उन्होंने लिखा है। पर आज के पॉलिटिकल अगर सिनारियो में आप देखेंगे तो ये जो बातें उसमें है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है, और जो थोड़ी सी झलक मैंने इसमें देखी और जिसका मैं अनुमान कर पा रही हूँ कि कुछ चीज़ें इतनी स्फोटक है कि कुछ राजनेता ये चाहते नहीं हैं कि ये बातें बाहर आए, और इतने सालों से उस जो स्मारक है उसके ट्रस्टियों में ज़्यादातर उस समय के पक्ष जो भी रूलिंग पार्टी थे उनके लोग थे। माने स्पष्ट कहें तो कांग्रेस के कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जी, और कांग्रेस पार्टी के कई लोग जी उस चीज को वो चाहते नहीं है कि अगर वो बाहर आ गई बातें तो उनकी बहुत सारी पोल खुल जाएगी। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी नहीं हूँ, न मेरी विचारधारा है वो अलग बात है, पर यहाँ मैं एक नहीं, आप तो एक निष्पक्ष लेखक की तरह मैं गई लेखक वहाँ हूँ। पे। मैंने जो संशोधन किया और संशोधन में मेरे सामने जो बातें आई, क्योंकि जब मैंने संशोधन शुरू किया तभी मैंने कोई ये नहीं सोचा था कि मैं एंटी कांग्रेस लिखूंगी या मैं, और उसमें वो सारी बातें है भी नहीं। मैंने तो जो इतिहास हुआ और उसके सारे रेफरेंसेस के साथ मैंने लिखा है, प्रामाणिकता के साथ पूरी बातें लिखी हैं आपने जी। तो उसमें मेरा किसी पक्ष, किसी राजकीय विचारधारा या किसी को पार्टी की विचारधारा, अच्छा ये एक जिसको कहते हैं ना कोइंसिडेंस है। मैंने जब काम शुरू किया था तभी सरदार की प्रतिमा की बात भी नहीं थी, तो ऐसा नहीं है कि सरदार जी की प्रतिमा हो रही है और मैंने काम शुरू किया कि अभी मैं कुछ कर लूं, ऐसी कोई मैंने बहुत पहले से शुरू कर दिया था। मैंने तो रिसर्च, तभी तो मेरा आधे से ज़्यादा रिसर्च हो चुका था जब ये प्रतिमा बनी, क्योंकि इस चीज़ को टाइम लगता है, आप समझ सकते हैं, पूरा बुक्स में रिफर करना, पढ़ना, नोट्स करना, वो सारी नहीं पूरे 5 साल आपने दी है जी। 5 साल में तो पंचवर्षीय योजना की तरह आपने काम किया है। और सरदार पटेल, यदि गीता जी कहा जाए तो सरदार पटेल पर काम करना, सरदार पटेल तो एक ऐसे शिल्पकार हैं जो आज खाली भारत नहीं, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति है उसके लिए शोध का विषय है वो जी। आपके जो रूस के साहित्यकार ने तो कहा ही जी, किसी ने कि इस पे लिखा क्यों नहीं गया इतनी बड़ी शख्सियत पे कि बिना खून खराबे के वो 565 स्टेट को विलय कर दे रहे हैं।
आप राजाओं सोचिए को ना, मनवा रहे हमारी हैं। कोई ज़मीन भी अगर कहीं इस तरह के किसी के पास हो तो वो लेने में हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो राज्य के राज्य पूरे थे, इतने खजाने थे, इतनी सारी चीज़ें थी, और तो वो 48% माने कहा जाए कि सीधे सीधे जो आधा जो था जी। वो तो राज्य पूरी जो रियासतें थी जी। वो अपने हिसाब से चला रही थी। जी गवर्नेंस तो भले अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन गवर्नेंस तो उन्हीं का था। जी। अंग्रेज भले काबिज थे, क्योंकि और मैंने भी देखा है छत्तीसगढ़ में कई जगह रियासतें अविभाजित जी। मध्य प्रदेश के उसमें। जी और एक बड़ा रोचक विषय ये है गीता जी कि सरदार पटेल को ये जो प्रेरणा मिली वो वर्तमान छत्तीसगढ़ के एक राज परिवार के से जुड़ी हुई है। जी। बस्तर उसमें आपने लिखा जी। अबोध बालक का छल, अबोध जी। बालक के साथ किया हुआ छल। जी ये भी लोगों को पता नहीं था कि सरदार पटेल को जो प्रेरणा मिली जी। वो छत्तीसगढ़ के, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है, उसके बस्तर की जो इलाके रियासत है जी। उससे वो प्रेरित हुए। तो उसके पीछे की कहानी बताएंगे कि अबोध हाँ। बालक के साथ छल। क्या हुआ कि मई 1947 में चर्चिल ने, जिसे मेरी किताब शुरू होती जी। है, कि चर्चिल के मन में ये कॉन्स्पिरसी थी, क्योंकि आपको मालूम है कि चर्चिल का बहुत बड़े कूटनीतिक हिंदुस्तान द्वेष था। देश वो था। हिंदुस्तान जी। को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। हिंदुस्तान से भी ज़्यादा हिंदुओं पर तो उनको बहुत ही रोष था, उनकी नाराज़गी थी, जो भी था, उनको अच्छे नहीं लगते थे, जो भी था। तो वो चाहते थे कि हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, हिंदूज बर्बाद हो जाए। तो उन्होंने एक कहा कि आप हिंदुस्तान को आज़ादी दे रहे हो तो इन रियासतों को भी आज़ादी दे दो, कि 565 में से समझो इवन 10%, मैं तो नहीं बोल रही हूँ पूरी छोड़ दीजिए, 10% रियासतें भी अगर देश से अलग हो जाती तो क्या होता। 56-57 आप सोचिए, भोपाल जो जी। कि हिंदुस्तान के मध्य में है, अगर वो पाकिस्तान में जुड़ जाता या जैसे आज़ाद रहने की उसकी जिद थी वो रहता, तो क्या होता। ये हमारी कल्पना के भी बाहर है। हमको अपने ही देश में वीजा लेना पड़ता जी। एक छोर से दूसरे छोर पे जा नहीं पाते, वो बता लगे पाकिस्तान लग रहा नहीं, है। वो तो बहुत, मैं तो उससे आगे कहती हूँ कि हमारा देश आज ये देश होता ही नहीं, क्योंकि दूसरी हुकूमत आती, दूसरे लोग हम पे, क्योंकि फिर वो जो स्वतंत्र राज्य होते वो किसी से टाइप करते, क्या होता कल्पना भी नहीं कर सकते हम। एनीवे, तो ये एक कॉन्स्पिरसी बन रही थी ब्रिटेन में, लंदन में योजना बन रही थी के नाम से आपने हाँ लिखा है। हाँ, लंदन में ये योजना बन रही चर्चिल के दिमाग में थी जिसे वो मटेरियलाइज करना चाहते थे। अब इसकी बात सरदार को कैसे पता चली? हुआ ये कि उस टाइम एक स्टेट डिपार्टमेंट था, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रही हूँ मैं, जो कि ब्रिटिशरों का था, स्टेट डिपार्टमेंट, जो रियासतों के साथ जो भी मामले थे उसको हैंडल करने का काम स्टेट डिपार्टमेंट करता था। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट आपने लिखा नहीं, है। वो बाद में पॉलिटिकल डिपार्टमेंट बना। अच्छा। जब आज़ादी अभी आ रही है, वो पता चला, इंटरिम गवर्नमेंट बनी जी, और ये प्रिंसली स्टेट्स के इश्यूज अभी हमें हैंडल करने थे, तो उसी स्टेट डिपार्टमेंट को पॉलिटिकल डिपार्टमेंट बनाया गया और उसके हेड बने सरदार पटेल। ओके, तो जब वो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के हेड बने और वहाँ पे गए, और तो एक्सीडेंटली उनके हाथ में एक फाइल आई। उसमें उन्होंने देखा कि जो बस्तर रियासत थी वो हैदराबाद के पास लीज पे रखी हुई जी। थे बैरिस्टर। उन्होंने देखा, उनको तुरंत समझ में आ गया कि ये ब्रिटिशरों की चाल क्या है, क्योंकि हैदराबाद निज़ाम था, बस्तर की बहुत बस्तर में खनिज संपदा बहुत सारी नेचुरल, तो वो सारा जो था वो हैदराबाद को जाता था, बिकॉज वो लीज पे थी। तो उनको तुरंत
समझ में आ गया उनके स्ट्राइक कर गया ये कि चीज कि ये कुछ तो भी ये है। सारी कॉन्स्पिरेसी के तहत सब कुछ हो रहा है। और जुड़ा भी किससे, तो निजाम से, हाँ, जो लगातार सरदार पटेल का विरोध करता था, वो पाकिस्तान में जी, विलय की बात करता जी। था। तो उन्होंने फिर उसकी तहकीकात करने के लिए वहाँ के जो कॉर्नाड कॉलफील्ड, जी। जो कि ब्रिटिश अफसर थे, स्टेट जी। डिपार्टमेंट के हेड थे, जी जी उनको बुला के बात की। तो उन्होंने बात टालनी शुरू की। तो फिर उन्होंने बस्तर के राजा का संपर्क किया। तब उनको पता चला कि बस्तर का राजा तो उस वक्त 13-14 हाँ जी, नाबालिग था। जी। और फिर उन्होंने उनको बुलाया, उनके साथ उनके दीवान आए, क्योंकि वो तो बच्चा था, वो बेचारा क्या आपने बचा। बहुत अच्छी उसमें एक बात लिखी है कि जब सरदार पटेल के पास पहुंचते हैं बस्तर के राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव, यस, उस समय वह नाबालिग थे, वो 13-14 जो भी उम्र रही है उनकी, तो चमकीली पोशाक पे, या तो सरदार पटेल ने बिटिया को कहा कि ऐसा लग रहा है कि कोई फैंसी ड्रेस से जी, कोई बच्चा आके आया है। जी। और बाकायदा उन्होंने मिठाई खिलाई। तो जो प्रवीर भंजदेव जो बस्तर के राजा थे, वो बोल रहे हैं कि हाँ दादाजी, मिठाई बड़ी अच्छी है, अब अगली बार आऊँगा मैं, और अगली बार मेरे को आगरा का ताजमहल दिखा देना। जी। तो आगरा का ताजमहल देखने की, माने देखा जाए तो हाँ, बच्चे, वो तो तब उन्होंने दीवान से बात की। तब दीवान से बात की, और तब उनको पता चला कि ये जो प्रवीर सिंह की माता थी, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, पर उनकी जो माता थी वो बहुत स्ट्रांग थी, पर उनको ब्रिटिश बहुत प्रेशराइज कर रहे थे कि आप इस बच्चे को राजा बनाओ। ओह। पर वो झुकी नहीं। पर अनफॉर्चुनेटली वो बीमार हो गई और वो लंदन में इलाज के लिए गई, और वहाँ पे उनका देहांत हो गया। तो फिर ये ब्रिटिशरों ने इसको राजा बना दिया, और फिर उसको फुसला कर उनको घुमाते थे, उस टाइम बोट तो में कार घुमाते तो थे, बहुत बड़ी चीज होती बग्घी थी। में घुमाते हाँ, थे, बग्घी में घुमाते थे, कार में और घुमाते छोटा सा थे। बच्चा कोई भी खुश हो जाएगा। हाँ, और फिर उनसे साइन करवा देते थे। और फिर जब ये सब सरदार ने देखा, फिर उन्होंने कॉर्फील्ड को कन्फ्रंट किया कि आप ये लीगली कर ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चे से जो साइन करवाई है उसका कोई मतलब वो नहीं है, इट्स नॉट लीगली। और कॉर्फील्ड से उन्होंने बड़े तल्ख लहजों में बोला था जी, कि तब आप जब थे, तब वो भारत स्वतंत्र नहीं था, अब हम स्वतंत्रता की दहलीज पे हैं, तो आपकी नहीं चलेगी, यस, मैं जैसा चाहूंगा। आई एम नॉट आस्किंग फॉर योर परमिशन। वाह, ये शब्द थे जी, पटेल जी के। मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूँगी, मतलब किसी को किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इसमें जो सारे फैक्ट्स हैं ना, उनके साथ मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जो फैक्ट्स है जैसे है वैसे ही मैंने रखे। अभी जब भी डॉक्टर जयशंकर जी ने मेरी इंग्लिश किताब का वो किया, स्वीकार किया, फर्स्ट कॉपी, उन्होंने, जो विदेश मंत्री हैं जी, जयशंकर विदेश जी, मंत्री, जी जी, तो उन्होंने बुक देखते हुए मुझे कहा कि जिस तरह से, मतलब मैंने उसे डॉक्यू नॉवेल फॉर्म में लिखा है, जी जी, तो उन्होंने ये देख के मुझे कहा कि जापान में हिस्ट्री इसी तरह से लिखी जाती है। मुझे तो पता नहीं, मैंने तो उतना पढ़ा नहीं है, पर वो तो विदेश मंत्री विद्वान व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने क्या किया है कि अब जब सरदार प्रवीर सिंह को मिले थे तब मैं तो वहाँ थी नहीं, जी, राइट, और उसकी जो सारी चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो मैंने उसमें सिर्फ उसको मोर रीडेबल बनाने के लिए, उसी फैक्ट को रीडेबल बनाने के लिए एज अ राइटर थोड़ी सी ये फ्रीडम ली है कि मैं उसे एक सीन की तरह क्रिएट कर पाए, जिससे एक रोचकता भी है उस पे। तो मैंने उस हिस्ट्री को रिक्रिएट किया है विदाउट, बिल्कुल उसमें जो कोई फैक्ट्स छेड़छाड़ नहीं हुई है। फैक्ट्स मैंने कोई नहीं, जो आपने दिखाना था, हाँ, जो आपको लिखना था कि प्रवीर भंजदेव वहाँ के नाबालिग राजा थे, उनकी माँ बहुत मजबूत थी जी। उनका निधन हो गया, और अंग्रेजों की तो वो चाह ही रहे थे कि किसी तरीके से ये आए, और फिर जो दीवान जो मैं बताया किस तरीके से वो करवाते हैं, तब वो कॉर्फील्ड पर नाराज हुए और अपने तीखे तेवर किए, और जो विंस्टन चर्चिल, तो मैंने उसे एक सीन की तरह प्रेजेंट किया, ताकि ये ना, एक जनरली हम लोग हिस्ट्री की किताबें पढ़ते नहीं हैं क्योंकि दे आर वेरी ड्राई। अब ये जो
इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो वीपी मेनन जी, जो सरदार पटेल के बहुत उनका नाम है, हाँ, बीपी मेनन जी, तो उन्होंने अंत समय तक वो साथ में रहे जी। तो उन्होंने एक किताब लिखी है इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, पर वो किताब इतनी टेक्निकल है कि एक आम आदमी नहीं पढ़ पाएगा, उसको उसमें वो इंटरेस्ट नहीं जनरेट होगा, उसको वो थोड़ी ड्राई लगेगी। तो मैंने कोशिश ये की है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो बातें हैं, वो लोगों तक पहुँचे और उसे रसप्रद तरीके से मैंने उसको वीव करने की कोशिश की है, ताकि वो जानकारी के साथ साथ उसका रस भी ले पाए। नहीं, मैं ही जैसे किताब पढ़ना शुरू किया तो मेरे को लगा सरदार द गेम चेंजर, एक हैं शुभचिंतक, उन्होंने ये पुस्तक दी, उनका मैं तहे दिल धन्यवाद भी करता हूँ कि आप तक मैं पहुँचा उस माध्यम से। तो मैंने देखा कोई लिखे होंगे कि आजकल तो एक राइटिंग कोई भी बुक लिख देता है, पब्लिश कर देता है, दे दी है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति ने दी थी जो गंभीर व्यक्ति थे। तो मैंने कहा भाई कम से कम मैं शुरू का पढ़ूं, तो प्रस्तावना पढ़ी तो मनोज नवनीत जोशी जी, अपने आप में जाना माना नाम है। उसके बाद फिर आपका देखा, और जब उसके बाद मैं देखा कि जो वाद वाली सब्जेक्ट है, फिर अबोध के साथ किया गया छल है, माउंट बेटन को जिम्मेदारी है, लंदन में जो योजना बन रही है विंस्टन चर्चिल और इन लोग के साथ में, तो एक चीज़ उससे सामने आई कि जो माउंट बेटन थे वो थोड़ा सा एक भाव रखते थे कि माने कोई बहुत गलत मत होने पाए, वो कई जगह न्यूट्रल होने की कोशिश करते थे, हालांकि अंग्रेजी साम्राज्य के ही वो थे। और अब इसमें जो मुख्य बात आ रही है कि जूनागढ़ ने जो कहा कि मैं तो पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, वहां के नवाब ने, भोपाल के नवाब ने भी आंखें दिखाई, सबको पटेल ने शांत किया। हैदराबाद के पास तो बस्तर की जो पूरी चीज थी वो गिरवी रखी हुई थी, लीज क्या उसको कहा जाए देशज शब्दों में, तो वो तो प्रॉपर्टी पूरी गिरवी रखी हुई थी। और ये मैं किताब पढ़ के मेरे को पता चला कि ये तो पहली बार पता चल रहा है कि बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का, वो निजाम के पास गिरवी रखवा दिया था। किसने? तो चर्चिल और इन लोग की कूटनीति ने, ब्रिटिश ने। और कोरफील्ड उसमें मुख्य विलेन की तरह काम कर रहे थे। एक प्रसंग आता है आज़ादी के बाद, आज़ादी के चलिए पहले थोड़ा सा आ जाएं। आज़ादी के पहले जब 14 अगस्त 1947 की रात में, मध्य रात्रि में मद्रास मुंबई एक्सप्रेस गुजर रही थी, हैदराबाद से भी निकली। लोग बड़े उत्साहित थे यात्री कि अब तो सुबह हमारी आज़ादी की सुबह है, और वो भारत माता की जय, वंदे मातरम और तिरंगा लहरा के कर रहे थे। अचानक उसी समय पुलिस की वर्दी पे कई लोग घुसे कंपार्टमेंट में और उन यात्रियों को पकड़ के पीटना शुरू कर दिया, तिरंगे भी फाड़ दिए। यही नहीं, तिरंगे को उन्होंने अपने जूते तलों रौंदा। ये आपने लिखा है गीता जी, बहुत बेबाकी से लिखा है। कौन थे जिन्होंने यह जघन्य अपराध किया? वो निज़ाम जो थे, निज़ाम के बारे में मैंने विस्तार से उसमें लिखा है, मैं उसके बारे में अभी नहीं बहुत चाहूँगी। पर निज़ाम चाहते थे कि उनका जैसे एक स्विट्ज़रलैंड है या डेनमार्क है, उस तरह से उनका एक अलग देश रहे। विश्व के श्रीमंत, सबसे ज़्यादा पैसे वाले धनवान व्यक्तियों में से वो थे, मुस्लिम थे। जिन्ना का और पाकिस्तान का उनको सपोर्ट था, उनके ब्रिटिशरों का उनको सपोर्ट था, क्योंकि उस ज़माने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशरों को उन्होंने करोड़ों रुपए की लोन दी थी, तो ब्रिटिशर भी उनकी तरफ थे, जिन्ना थे, मुस्लिम से। और वहाँ पे एक्चुअली निज़ाम तो थे ही, पर उससे भी बड़ा जो विलन था वो कासिम राजवी था जी, रज़ाकार। और वो वहाँ मैं किसी रिलीजन के बारे में नहीं बात करना चाह रही हूँ, नहीं, ये तो एक फैक्ट जो फैक्ट है उसकी बात कर रही हूँ। तो वहाँ के हिंदुओं पर इतना अत्याचार हुआ है, गांव में जा जाकर लोगों को कन्वर्ट किया, स्त्रियों पर बलात्कार हुए, बच्चों को मार दिया गया। मतलब एक हैवानियत से भी बढ़ के अगर कुछ होता हो तो वो सब हुआ। और उसमें ये कासिम राजवी और उसके रज़ाकार, जिनको ऑब्वियसली
निज़ाम का बहुत सपोर्ट था। बहुत दुख की बात यह है कि सरदार को पता था कि ये भी इसको नहीं हम चला सकते इस तरह का, जिस तरह से मतलब उनको पर्सनली तो बहुत ही पेन हो रहा था कि उनके देशवासियों के साथ ये हो रहा है। तो वो तो बार बार कहते रहे कि मिलिट्री एक्शन लेना ही पड़ेगा, लेना ही चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली उनके ही साथी कैबिनेट के, स्पेशली नेहरू, वो और माउंटबेटन बार बार उनको रोकते रहे, उनको करने नहीं दिया। पर फाइनली जाके ही ओवररूल्ड एवरीवन। आपने शायद किताब उसके में पढ़ा पहले होगा। का मैं एक जिक्र कर रहा हूँ। जी। आज़ादी के बाद जब आए जिन्ना, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आपके जो प्रस्तावना लिखी है मनोज नवनीत जोशी ने, उन्होंने बड़े सटीक शब्दों में जिन्ना का चित्रण किया है। लिखा है कि काले चमकीले लिबास पे वो जिन्ना जो है नरकंकाल जैसा प्रतीत होता है जी। क्योंकि इस तरीके से कहीं हत्या कराना, ये कराना। और जो सरदार पटेल थे वो दोनों धर्म के लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मुस्लिमों से उनका कोई विद्वेष नहीं था जी। और एक गुरुचरण सरदार थे जिनका भी आपने जिक्र किया है अपनी पुस्तक पे। जी। तो सरदार ने उनको सख्त हिदायत दी थी कि जब ऑपरेशन यहाँ चलेगा। हाँ, ये भी एक बात है जो मैं कहना चाहूँगी कि सरदार पटेल के बारे में हमको सबको ऐसा कहा गया, ऐसा मीडिया में हर जगह पे फैलाया गया कि ही वॉज एंटी मुस्लिम। तो ये बात कितनी गलत थी ये समझाने के लिए ये एक किस्सा काफ़ी है कि जूनागढ़ में बहुत कुछ हुआ। वो सारी बातें इस वक्त मतलब अपने उसमें नहीं कर सकते हम, डिटेल में मैंने बुक में लिखी है। पर जूनागढ़ में जब ये पॉइंट आ गया कि जहाँ पे हमें मिलिट्री भेजनी ही पड़ेगी अंदर, हालात ऐसे हो गए, तब सरदार वहाँ के जो हमारी भारतीय सेना का जो गुरुदयाल सिंह जो पूरा संभाल रहे थे, उन्हें फ़ोन करके कहते हैं कि आप जूनागढ़ में कल सुबह घुस जाओ, पर मुसलमानों के साथ आप बिल्कुल कोई भी अमानवीय व्यवहार कुछ भी नहीं होगा, कोई सख्ती नहीं करेंगे। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उसकी वजह यह है कि वो गुरुदयाल सिंह मूलतः पाकिस्तान में जो पंजाब चला गया उस हिस्से के थे और उनकी पूरी फैमिली माँ बाप भाई बहन पत्नी सबको वहाँ के मुसलमानों ने काट दिया था, नृशंस हत्या की थी। हाँ। अब उस बंदे के मन में अपनी पर्सनल उसकी वजह से मुसलमानों पर वो कहीं गुस्सा ना निकाल दे, उसके अंदर वो वैर भावना ना आ जाए, इसलिए सरदार उसको उस वक्त सूचना देते हैं कि आप मुसलमानों के साथ सख्ती से मत पेश आना। तो आप सोचिए कि आप उनको कैसे एंटी मुस्लिम बता सकते हो? वो भी वो देश के लिए कर रहे हैं, किसी कोई अपने स्वार्थ के लिए सरदार नहीं कर रहे थे। वो कौन सा जूनागढ़ का वो प्रधानमंत्री सरदार जी को बनना था या हैदराबाद का उनको कोई चाहिए चीज? उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए था। उनकी मृत्यु हुई तब कुछ 250-300 रुपए थे उनकी बैंक बैलेंस। उनके पास अपना एक घर तक नहीं था, एक मकान नहीं था, उनको क्या पड़ी थी? और उनकी हेल्थ इतनी डिटीरियोरेट हो रही थी। नहीं, 24 घंटे में वो तो 20-20 घंटे 21-21 घंटे काम करते थे। हाँ, और उनको पूरा तनाव था, मानसिक तनाव था। इंटेस्टाइन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, फिर भी वो ये इतना काम करते रहे कि अगर ये नहीं हुआ, अगर ये प्रिंसली स्टेट्स नहीं शामिल हुए तो ये देश खत्म हो जाएगा। तो एक बात हम लोग की जो पहुंची थी जूनागढ़ से देखिए शुरुआत हुई। जूनागढ़, भोपाल, निज़ाम सब आंखें तरे रहे थे। मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट रूप से स्पेशली व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं था कि आज जूनागढ़ का प्रॉब्लम आया वो सॉल्व किया,
तो कल हैदराबाद का करेंगे, परसों भोपाल का करेंगे, एक साथ कर रहे थे वो। सब कुछ साथ चल रहा था। पर वो सब कुछ जिस तरह से साथ चल रहा था वो लिखूं अगर मैं उस तरीके से, तो रीडर विल गेट कंफ्यूज्ड कि अभी वो भोपाल की बात करें, अभी हैदराबाद की बात करें, तो क्या चल क्या रहा है समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने उसके अलग अलग भाग किए, विभाग किए कि जूनागढ़ में ये किया, जामनगर में ये किया, हैदराबाद में ये किया, क्योंकि हमें समझ में आ सके कि, पर वो तो सारी चीजें एक साथ चल रही थी। तो ये बिल्कुल मतलब बुक पढ़ने के बाद भी किसी को ये स्पष्ट हुआ है उसमें कि आपने पूरा अलग अलग किया, मैंने पढ़ा है पूरा डिटेल, और उसमें एक चीज़ निकल के सामने आती है कि जब जिन्ना आए दिल्ली में, सरदार पटेल भी थे उप प्रधानमंत्री होने के नाते, वो बाद में थे, सरदार गए थे, नेहरू थे, मैं थोड़ा सा वो हो रहा था, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और वो थे, और माउंटबेटन थे, तीनों के बीच चर्चा हुई। सरदार पटेल ने सख्त ताकीद की थी कि जूनागढ़ पे कोई भी निर्णय आप सामूहिक रूप से नहीं लेंगे, और नेहरू ने वहाँ ये कह दिया कि जूनागढ़ में जो चल रहा है उस पर जनमत संग्रह हो जाए। ये बात सरदार पटेल को काफी नागवार गुजरी। आप सोचिए ना कि अब मैं तो आप छोड़िए, वो इतनी बड़ी उसके ऊपर नहीं है, हम अगर आते, अब अगर आपकी जेब में एक पेन है, आपकी पेन है, मैंने ले ली, आप कह रहे हो ये मेरी पेन है, राइट, तो अभी इसके लिए किसी और को पूछने जाने की क्या जरूरत है? मैं आपको वापस कर रही हूँ पेन के, या आपकी पेन है, उसके तो बाद हम 5 लोग को किसी बुलाएं, को पूछने जाएं कि ये मैं पेन लूं किसका कि है? नहीं, हाँ। और ये मुझे लेना चाहिए कि नहीं। इतनी सी सिंपल बात है, ये मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ। जूनागढ़ भारत का हिस्सा था, जो कुछ हुआ बाद में खुद जूनागढ़ के दीवान, जिनको नवाब जूनागढ़ सौंप कर भाग गए थे, वो नवाब आकर बोल रहा है कि ले लीजिए आपका जूनागढ़, मैं आपको दे देता हूं। तो हम क्यों पाकिस्तान को पूछने जाए, हम क्यों जनमत ले, हम क्यों किसी को पूछने जाए? उन्होंने, सरदार पटेल ने नेहरू को कहा कि आप वहां पे भारत के प्रधानमंत्री के बतौर गए थे, ना कि आप वहां माउंटबेटन के दोस्त थे और जिन्ना के कोई आप वो कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ी बात जो उन्होंने कहनी थी कह दी, लेकिन कभी भी उनकी जो तलखियां हैं वो कभी भी आपसी उसमें नहीं, वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन नेहरू को वो स्नेह भी करते रहे। वल्लभ भाई पटेल बहुत स्नेह किए, एक छोटे भाई जैसा स्नेह किए, और गांधी जी को किया वचन भी उन्होंने निभाया। यस, और मृत्यु के कुछ दिन पूर्व जब उनको लगा कि अभी मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तभी उन्होंने गंगाधर गाडगिल को बुलाया और उनका हाथ पकड़ के उनको कहा कि नेहरू के साथ रहना, उसको छोड़ मत देना। कितनी बड़ी बात है। एक और नेहरू जी ने उनको सताने में, क्या कहूँ मैं, इतना कुछ किया है। और एक तरफ सरदार है जो कहते हैं गाडगिल को कि आप मेरे मरने के बाद भी आप नेहरू को मत छोड़ना, उनके साथ खड़े रहना, उनको सपोर्ट करना। जब मैंने, और बाद में उनकी तबीयत और बिगड़ी और डॉक्टर्स ने कहा कि यहाँ का क्लाइमेट से ज़्यादा उनको बॉम्बे शिफ्ट करो, मुंबई में आए। मुंबई में बाद में तो 2-3 दिन ही रहे और उनका देहांत हो गया। उनके देहांत की खबर, ऑब्वियसली ही वाज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, और सब तो पहले प्राइम मिनिस्टर को पता है। नेहरू जी ने संसद में इनको श्रद्धांजलि दी जी, और लिखा है बाहर निकलकर उन्होंने फतवा जारी किया, प्रेसिडेंट को बोला, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कि आप उनकी अंतिम संस्कार में मुंबई नहीं जाएंगे। अच्छा, सरदार आईएएस जितने उस समय के अधिकारी थे, वो इतना आदर सम्मान प्यार करते थे सरदार से। तो जनरली ऐसे किसी की डेथ होती है तो सरकारी तौर पे वो लोग आते हैं, लेकिन सबने अपना पैसा लगाया। सिर्फ पैसा नहीं लगाया। अभी मैंने पढ़ा, वीपी मेनन की ग्रैंड डॉटर ने एक बुक लिखी है ना, उसमें उन्होंने लिखा है कि उन अधिकारियों ने चार्टर्ड फ्लाइट खुद के खर्चे से, और वो यहाँ पर
अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए आए मुंबई में। जब मैंने ये पढ़ा ना आलोक जी, सच में मेरी आंखों में आंसू थे कि अगर हमारा दुश्मन भी, हाँ, यदि मृत्यु पे है, मृत्युशैया पे है, हो जाए, शरीर छोड़ चुका है, मृत्यु हो जाए, तो जी। हम जाते हैं, हम किसी को ऐसा नहीं कहते कि नहीं वो तो बहुत बुरा आदमी था, उसकी अंतिम संस्कार में मत जाना। और सरदार जिनके साथ नेहरू ने इतने साल काम किया, इतने घनिष्ठ संबंध रहे, जिसने देश के लिए वो अपनी जात को न्यौछावर किया, वो खुद इतना छोटे भाई की तरह उनको संभाला, उनके अंतिम संस्कार पे जाने को आप मना कर रहे हो। मैंने, बिलीव मी, मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैंने ये फैक्ट को कंफर्म किया। फिर और आपने रेफरेंस भी किया है कि कन्हैयालाल मुंशी की किताब, फिर मुझे पता चला, कहीं रेफरेंस में मिला, मैंने सिर्फ वो एक पैराग्राफ के लिए मैंने वो मुंशी जी की किताब मंगवाई, मैंने वो हिस्सा पढ़ा, क्योंकि मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही थी कि जवाहरलाल इस तरीके का अमानवीय व्यवहार जैसे इंसान, तब मतलब जवाहरलाल नेहरू ने भी देश के लिए कुछ अच्छे काम किए हैं, आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर तभी मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा था। तो मैंने लिखने से पहले मैंने 3 बार अलग अलग जगह पे इसका रेफरेंस ढूंढा कि कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रही हूँ। और फिर अभी जाके वीपी मेनन की ग्रैंड डॉटर ने भी यही लिखा है। नहीं, ये तो लिखा है। फिर तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है जो रहस्य वाली चीज है कि जो मणि बेन, जो उनकी पुत्री हैं, उनकी डायरी को क्यों सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं? वो कांग्रेस अपने कब्जे में क्यों लेके रखी है? अगर मान लो वो कहते हैं कि उसमें कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो पब्लिश करो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? गीता जी, आप ये बताइए कि पहल के माध्यम से कोई पहल करना चाहेंगी आप कि उनकी जो डायरी है वो जो है जिस अवस्था में है, ज्यों की त्यों लोगों के सामने आए? मैंने बहुत कोशिश की आलोक जी, मैंने बहुत कोशिश की, अपने लेवल पे मैं जो कुछ कर सकती थी मैंने न्यूज़पेपर में लिखा, और वो फ्रंट पेज हेडलाइन में गुजराती मिड डे में मैंने दिया था, फ्रंट पेज हेडलाइन बनाई गई थी। मैं कुछ लोगों से मिली, उन जो भी पावर में है उन लोगों से भी मैंने कहा कि ये होना चाहिए। नहीं, लेकिन जब व्यूअर्स जब चाहेंगे, हाँ, जब मुहिम शुरू होगी तो हो सकता है कोई आपके ही माध्यम से कुछ इस प्रकार से, हाँ, अगर करना चाहे, हम सबको पहल करनी चाहिए किसी को तो ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। क्योंकि सरदार पटेल क्या है कि कोई, देखिए, ना तो वो कोई आपके व्यक्तिगत रिश्तेदार है ना हमारे हैं, लेकिन वो तो शिल्पकार है ना भारत के जी। पर ये कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस की बात है कि अगर उस किताब में कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं है तो पब्लिश क्यों नहीं हुई अब तक? बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि वो लोग कह रहे थे ऐसा कुछ है नहीं, तो पब्लिश करो ना। मैंने वहां जाके रिक्वेस्ट की, सब कुछ किया, पर वो लोग देने को तैयार ही नहीं। आप ये बताइए कि जैसे हैदराबाद का जो निज़ाम का जो ऑपरेशन चला, उसमें यह है कि सरदार पटेल ने बहुत गोपनीय तरीके से इस ऑपरेशन जो कार्रवाई चली थी रातों रात, उस पे संयोग से हमारे पिताजी के यहाँ एक शिक्षा विभाग, चूँकि सब पिताजी भी पहले छोटे पद से लेकर अधिकारी के पद पे पहुँचे, और पहले तो एक कार और जीप तो बहुत देखने को मिलती थी। तो एक थे राम सिंह, हम लोग उनको बोलते थे राम सिंह चाचा, राम चाचा, आर्मी के थे वो। वहाँ पे ड्राइवर की नौकरी छोड़ के फिर जब उनका हो गया पूरा, तो फिर यहाँ शिक्षा विभाग में वो अपनी सेवा दे रहे थे। मझले कद के, आँखें चौकन्नी, रोज़ सेविंग करना और बहुत एकदम फिट रहना। तो वो उस समय पिताजी लोग को और लोगों को बताया करते थे कि वो खुद उस ऑपरेशन में हिस्सा लिए थे। अच्छा। और जो अधिकारी थे उनके वो ड्राइवर थे। स्थिति ये थी कि रात में जब मैसेज आता था तो अधिकारी, बड़े अधिकारी भी बस एक डायरेक्शन देते थे कि तुमको इस लोकेशन पे पहुंचना है, और हमारा काम सिर्फ उतना ही रहता था कि हम वहाँ पे उनको ले जाके छोड़ें। क्या होना है क्या नहीं होना है ये सरदार पटेल कानों कान हवा नहीं लगने देते थे। वो कहा तो ये जाता है कि वो इस बात को एकदम कॉन्फिडेंशियल रखकर, माने वो नहीं, गृह मंत्री हम हैं तो निर्णय हम करेंगे। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का कहना ये था कि अगर हम अटैक करेंगे तो पूरी देश के मुसलमान फिर हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। फिर उनका ये भी एतराज़ था कि फिर हमारी इंटरनेशनल लेवल पे छवि कैसी होगी, फिर मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरी छवि कैसी होगी।
पर यहाँ पे लोग मर रहे हैं, लोगों की हालत खराब है, देशवासियों की लेकिन हालत खराब है। अंततः तो सरदार ने निर्णय लिया। और बाद में जब ये ऑपरेशन हो गया, बाद में नेहरू जी ने एक्सेप्ट किया था कि मुझे लगा था कि ना पूरे बहुत देश खून में खराबा होगा। मुसलमान का सब, तो सरदार ने तभी भी कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो समझ थी, उनकी जो इंटेलिजेंस थी, उनकी जो दूरदर्शिता थी, सिचुएशन को भांप लेने की उनकी जो कैपेसिटी थी। एक अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने कहा कि सरदार बहुत कपटी है, माउंटबेटन से कहा था। माउंटबेटन को डिक्की बोलते थे वो चर्चिल और ये सब की जो योजना बनी, माने सरदार पटेल से मैं देखा कि हर अधिकारी जो अंग्रेज अधिकारी है वो बड़ा नाखुश रहता था वो, क्योंकि जानते थे कि ये यदि अपना हाथ डालेंगे तो भारत को एक अलग स्वरूप की ओर ले जाएंगे जो अंग्रेज नहीं चाहते थे। और धीरे धीरे यदि देखा जाए तो हर रियासत का विलय किया। आपको गीता जी इसमें कोई ऐसा कोई राजा मिला कि जिसने वल्लभ भाई पटेल को खुद खुलकर कि आप तन मन धन से हम आपके साथ हैं, ऐसे कोई राज्य? बहुत राज्य थे ऐसे, बहुत राज्य थे, पर मैं एक बहुत कम लोगों को पता है। जूनागढ़ के बारे में सब एटलीस्ट लोगों ने सुना हुआ है, भले डिटेल में नहीं, पर पता है कि जूनागढ़ में ये सब हुआ था। जामनगर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जामनगर के जो राजा थे ना, दिग्विजय सिंह जी, जिनको लोग प्यार से जाम साहब के नाम से जानते थे, वो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही जो ना लोगों की, प्रजा की मतलब सेवा करने वाले, उनके लिए उनके मन जो राजा को होना चाहिए, लोगों के प्रति उनका जो कर्तव्य भावना थी, मतलब बहुत अच्छे इंसान, बहुत इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे थे। पर क्या हुआ था कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान किसी चीज़ पे उनकी और सरदार की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसकी वजह से उनको सरदार पे नाराज़गी थी। और उस समय मैंने जहाँ जैसे कहा ना कि वो सब राजा भी ब्रिटिशरों की हुकूमत से छूट रहे थे, तो सबको ये था, तो उन्होंने सौराष्ट्र के बड़े जो रियासतें थी, जूनागढ़, भावनगर, गोंडल, धांगध्रा, ये सारी जो रियासतें थी, उनको मिलाकर एक यूनियन ऑफ काठियावाड़ की परिकल्पना की थी। हाँ, जी, कल्पना की। उसमें उस समय जामनगर के महाराजा ने 1 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन देने का वादा किया था। अब ये सारी बातें सरदार को पता तो चल रही थी, पर वो राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, और वो राइट टाइम आ गया कि उनको पता चला कि ये दिग्विजय जी दिल्ली आ रहे हैं, वहाँ से राजस्थान जाने वाले हैं, राजस्थान के राजाओं के साथ मिलकर पूरी कोशिश करने के लिए कि उनका और एक साथ में कुछ हो। तो सरदार ने वीपी मेनन को भेजा कि आप जाओ एयरपोर्ट पर, उनको सम्मान सहित लेके आओ, उनको बोलो कि मैंने खाने पे निमंत्रित किया है। सर 1.5 घंटे की मीटिंग में सरदार ने उनको समझाया, और 1.5 घंटे बाद वो निकले वहाँ से, तब उनको कहा कि जामनगर तो भारत में सम्मिलित होता ही है, मैं आपको वचन देता हूँ, पर बाकी के जितने सौराष्ट्र के राजा हैं उनको भी मैं समझाऊंगा। और उन्होंने समझाया, और जूनागढ़ के राजा को भी समझाने वो गए थे, वो माना नहीं, वो अलग बात है। और उसके बाद भी सरदार ने जो सारे कार्य किए, और स्पेशली ये जो रियासतों के, उसमें जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। और सोमनाथ का जो जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार का जो कार्य सरदार ने हाथ में लिया था, वो पूरा करने में जाम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। नॉट ओनली पैसे तो दिए ही, पैसे की नहीं, पर वो खुद, मैंने अभी ही कहीं पढ़ा कि उसके लिए जो भी वो पूरी टोपोलॉजी एक जो वो, हाँ, की वो जाती और है, वो उसके लिए जो भी परमिशंस लेने जानी होती है सरकार में, उसके जो भी सर आप बिलीव नहीं करेंगे, वो एक आम आदमी की तरह लाइन में खड़े रहते थे कि जामनगर के जो राजा थे, हाँ, वो कि यहाँ पे मैं राजा या और किसी उस हिसाब से नहीं हूँ, मैं ये जीर्णोद्धार करने के लिए आया हूँ। तो एक आम आदमी की तरह लाइन में खड़े रहते थे। वो कैसे, मतलब वो सरदार से जो मतलब
उनके प्रति उनको थोड़ा द्वेष तो नहीं बोल सकते, बट एक नाराज़गी थी, डिसलाइक हो गया था। पर जब वो सरदार से मिले और सरदार ने उनसे बात की तो उनको लगा कि नहीं, ये सही है, सरदार अपने के मन में जो है उनका कोई खुद का स्वार्थ नहीं नहीं है। वो जब उनको समझ में आ गया तो उन्होंने पूरी तरीके से सरदार को सपोर्ट किया। एक तो ऐसे बहुत सारे राजा थे जो अच्छे भी थे, जिन्होंने किसी भी, जैसे भावनगर के राजा की बात करूं मैं, तो बाद में मतलब वो खुद गांधी जी के पास गए और बोले कि मुझे ये आपको दे देना है, मुझे ये राज्य आपको, मतलब भारत सरकार को मुझे सुपुर्द करना है, और उसका जो भी मतलब है प्रॉपर्टी है, जो भी है वो भी मैं देना चाहता हूँ। और तभी जब उन्होंने ये डिसाइड किया तो उनकी पत्नी की जो ज्वेलरी वगैरह थी, मायके से आई हुई उनकी पत्नी का जो भी, रानी का जो भी था, तो उन्होंने कहा कि ये इसका डिसीज़न मैं नहीं ले सकता। तो उन्होंने रानी को जाके पूछा कि देखो, मैं तो ये सब भारत सरकार को सुपुर्द कर रहा हूँ, आपकी क्या इच्छा है, मतलब आपका जो भी है जो भी ज्वेलरी वगैरह है, गहने हैं वो। और उस वक्त कुछ 5-10 तोला तो उनके रानियों के गहने होते नहीं थे। कोई 100 तोला, कोई 200, कोई 500, वो सब काफी चीजें रहती थी, इतनी प्रेशियस जो भी चीजें होती थी, हीरे जवाहरात। उस रानी ने कहा कि जब हम हाथी देते हैं ना, तो बिना अंबाड़ी के हाथी शोभा नहीं देता। आप हाथी दे रहे हो तो अंबाड़ी तो देनी है। तो उन्होंने वो अपना सारे सब कुछ दे दिया। तो ऐसे भी राजा थे हमारे यहाँ। एक इस पे सबसे बड़ी बात यह है कि इससे राज परिवारों का भी देखिए चरित्र जो है पता चलता है कि कौन कौन देश के साथ जुड़े थे और कौन कौन माने खाली अपनी सुविधा देख रहे थे और एक अपना राज्य चाह रहे थे। बहरहाल खैर ये तो बातें हैं, होती रहेंगी। आज आपसे जो बात की है, आपने लिखा है कि मेरी हिंदी कमज़ोर है जी, और आपने जो उसमें पूरा जो प्रूफ रीडिंग और इस सब चीज़ का जो पूरा जिम्मा सौंपा, वो भी छत्तीसगढ़ के डॉक्टर दीपक पाचपोर जी को। दीपक पाचपोर, हमारे प्यारे दीपक जी जी। और वो नहीं होते तो वो मतलब ये हिंदी किताब तो आनी मुमकिन ही नहीं थी। उनसे तो मैंने भी काफ़ी सीखा है। मतलब वो तो हमारे मित्र है और हम लोग ने साथ में बहुत काम भी किया है। मतलब वो ऐसे है जैसे बड़े भाई है, तो मैं हक से कुछ भी मांग सकती हूँ। आपने लिखा है कि वो एक कोहिनूर है वो मेरे लिए, और बहुत अच्छे से उन्होंने हर चीज़ों को मतलब किया वो जो पूरी शेप हुई हिंदी किताब, वो उन्हीं की, डॉक्टर दीपक जी का। टू यू कि समझो मैं एक कप चाय बनाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि मैंने चाय बनाई, राइट? क्या मैंने चाय बनाई? क्योंकि उसमें जो दूध आया तो किसी ने वो दूध, वो गाय की संभाल की होगी, उसने दूध दोहा होगा, वो फिर वहाँ से किसी ने मेरे घर तक पहुँचाया होगा। उसमें जो चीनी है, किसी ने गन्ना बोया होगा, किसी ने गन्ना उगाया होगा, उसमें से चीनी बनी होगी, तब जाके ये मेरे घर तक पहुँची। उसमें भी पूरी चेन आई। तो क्या चाय मैंने बनाई? नहीं, मेरे चाय बनाने में वो लोग दिख नहीं रहे हैं, पर वो सारे हैं। उनके बिना ये चाय नहीं बन पाती। द सेम गोज़ विद द बुक। दिस की जो हुई है, नाम मेरा है, ठीक है, मैंने काम किया है, ठीक है, बट मैं मानती हूँ कि मेरे यहाँ जो मेरा घर का काम भी जो देखते हैं या मेरे लिए जो खाना पकाते हैं, उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं इतने घंटे बैठ के काम नहीं कर पाती। आपके पति का बहुत अच्छा सहयोग रहा, मेरे हस्बैंड का, मेरी बेटी का भी रहा, भतीजी का भी रहा, भतीजी का रहा, मेरे दोस्तों का रहा, जिन्होंने मुझे कहा, मतलब हर जगह कहीं पर मैं अटकती थी, मैं उनको पूछती थी, उन्होंने हमेशा, मतलब मुझे थोड़ी वो कॉन्फिडेंस नहीं थी कि मैं इतना बड़ा काम कर पाऊँगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यू कैन डू इट। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा, ये जो मेरे में लिखने की ताकत कहो, ऊर्जा को, वो मेरे गुरुदेव की कृपा है, आनंद मूर्ति गुरु जी कि मुझे लगता है कि अगर किसी एक व्यक्ति को मुझे श्रेय देना है तो मैं उनको
दूंगी। नहीं, आपने उल्लेख किया है और वो माता पूरी पिता बुक की का भी मैंने और उनको ही गुरु का dedicate की है। आपने उल्लेख किया है, बहुत अच्छी बात है ये कि देखिए माता पिता और गुरु तो मुख्य हाँ, होते हैं, मतलब हमारी एक गुरु संस्कृति में भी है। मेरे माता पिता, जी। तो मतलब इतने सारे लोग हैं कि मैं किन किन के नाम गिनाऊं कि छत्तीसगढ़ से सरदार को प्रेरणा मिली, वहाँ के राज परिवार को देख के वो बहुत चिंतित हो गए जी। और वहाँ से वो कैच करके या पूरे का एक साथ लिए। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जी। स्पष्ट हो चुका है। छत्तीसगढ़ से डॉक्टर दीपक पाचपोरे ने आपकी वो की। आप भी छत्तीसगढ़ से? अच्छा, मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ, ठीक है। अब कैसा भाई, आप एक नामचीन हस्ती हैं और मैं एक कस्बे का पत्रकार, ठीक है। आपसे नहीं एक भाई, प्रयास ऐसा किया, कुछ नहीं है, मैं भी छोटी पत्रकार हूँ, ये आपसे तो हो गया मेरे हाथ बस से एक काम। प्रयास किया। और जिस दिन सरदार का उन्होंने अपनी भौतिक शरीर जो त्यागा, संयोग देखिए कि आप गुजरात में, आपके जो पूर्वज हैं वो गुजरात के हैं, आप यहाँ पे आई, मैं भी यहाँ पे इसलिए क्योंकि मेरी माँ का निधन यहाँ पे हुआ, फिर मैं भले छत्तीसगढ़ ले गया, बहन यहाँ है, तो एक मुंबई से एक लगाव जुड़ाव है। जी। सरदार ने यहाँ पे अपने भौतिक शरीर को त्याग किया और पंचतत्व में विलीन होकर अनंत सफ़र में निकल गए। और अपने सफ़र में जाने से पहले कई व्याधियों को, कई पीड़ाओं को एक तरीके से देखा जाए तो महादेव की भांति उन्होंने विषपान किया। जी। और हम आपको, जो आज हम बैठे हैं, जो जी रहे हैं, जो अच्छा खा रहे हैं, घूम रहे हैं, ये कहा जाए कि वल्लभ भाई पटेल का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो सवाल ही नहीं है, वो सवाल तो ही सवाल नहीं ही है नहीं ये। है। और जिस दिन उनका निधन हुआ, मैं उस तो दिन यहाँ तक कहती हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान सारी चीज़ें कर रहा था, कुछ भी अगर हिस्से उनके हाथ में आ जाते तो जो हालत पाकिस्तान में है हिंदुओं की, वही यहाँ वो भी होती। आपकी और मेरी होती। मेरी बेटी या मैं भी सुरक्षित नहीं होते, हम इतने आसानी से बाहर घूम नहीं सकते। आप अभी जैसे किताब के सिलसिले में कई लोगों से मिली, विदेश मंत्री जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, अभी कल आप अनुराग ठाकुर जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं स्वराज को देखने आए थे जब पार्लियामेंट चल रहा था, पूरे सांसद वहां पर थे। अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आप ये लॉन्च कर रहे हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है, न केवल हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और देशवासी भी देखेंगे, ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। आप सब इसके साथ जुड़े हैं, मैं आप सबको इसलिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब जुड़े, मुझे सुना, थोड़ा सहा भी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। सब जगह से आपको एक ऊंचाई मिल रही है और सात समंदर पार भी आपकी जो ख्याति है वो भी पहुंच रही है। तो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मुंबई में उनका देहावसान हुआ सरदार का, वो उस दिन बताते हैं कि विराट कितने लोग उमड़े थे उनके संस्कार में, माने सिर नज़र नहीं आ रहे थे। लोग स्वप्रेरणा से उनके अंतिम संस्कार में, आप भावुक भी हो रही हैं और थे, जबकि उनके उसमें कई लोगों को रोकने की कोशिश की गई है। पता है हमारे पास, आपके पास देखिए भाई, एक चीज़ तो है, भले वो सामने धीरे धीरे आती हैं लेकिन सच्चाई तो है ही है जी। तो एक युग पुरुष का अवसान तो हो गया, लेकिन उनके जो कर्म हैं, सत्कर्म हैं, वो हमको आपको बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूँगी कि इसी किताब के ऊपर दूरदर्शन पे मार्च से जी सीरियल शुरू हुई है, सुबह 11:30 बजे और रात को 10 बजे उसका रिपीट टेलीकास्ट है। तो मुझे लगता है कि जो भी हमारे देशवासी हैं वो सरदार पटेल के बारे में ये सारी चीज़ें, और भी, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न छूट गया था, केसी बोकाड़िया जैसे, हम उसी पे आ रहे जी। हैं। तो ये जो किताब है, हमारे एक मित्र हैं अमर सोलंकी, दैनिक के नाम से हम लोग उनको जानते हैं, उन्होंने केसी बोकाड़िया जी को ये किताब दी और उनसे कहा कि आप ये किताब पढ़िए, आपको इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। और बोकाड़िया साहब ने ये किताब पढ़ी
मैं तो तभी उनको जानती भी नहीं थी। फिर उन्होंने मुझे सामने से फ़ोन किया कि हमने ये आपकी किताब पढ़ी और हम इसके ऊपर से सीरियल बनाना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बनाइए। और उन्होंने फिर इनिशिएटिव लिया। उनका बेटा जो है राजेश बोकाड़िया, वो अब ये सीरियल के प्रोड्यूसर के रूप में वो सारा कुछ संभाल रहे हैं। तो उन्होंने मेरे हिसाब से ये मतलब लिखना एक बात है और उसको विजुअली प्रेजेंट करना, उसमें जिस तरह बहुत का अच्छा, जिस तरीके से जो प्रोमो है बहुत अच्छा है, जिसमें उन्होंने कहा है सरदार ने, जिन्होंने निहाया कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, जी तो एक लगता है कि लौह पुरुष आके पर्दे पे बोल रहे हैं। जी। और गीता माणिक के जो किताब के जो शब्द हैं वो जीवंत होकर अब सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं तो पूरे वो भाव के साथ। हाँ, तो वो अभी एक दूरदर्शन के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है। उसमें जैसे मैंने कहा, मैं अकेली तो क्या कितना कर पाऊँ, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो उसमें मेरे साथ स्क्रीन प्ले राइटिंग में आशु पटेल, जो कि बहुत जी, जाने माने आपने जिक्र भी किया है। पत्रकार है, राइटर है, और जामनगर के ही विरल राज हैं, जो कि बहुत अच्छे, उन्होंने 60-70 प्लेस डायरेक्ट किए हैं। वो खुद एक्टर भी है। उन्होंने बहुत सारे कंपेयर भी किए हुए हैं। तो और खुद वो एक लॉयर भी है। तो वो भी इसमें हमारे साथ, जो हमारी टीम है उसमें आशु पटेल जी है, विरल राज जी है, फिर मेरी भतीजी जिसका मैंने जिक्र किया था, राधा कारिया, उसने मुझे रिसर्च में बहुत हेल्प किया है। अभी मुझे ये सीरियल के लिए रिसर्च में खुशहाली दवे, वो भी अहमदाबाद में है, तो वो भी बहुत सारी हेल्प कर रही है। तो पूरी टीम ने पूरी आपको, टीम है। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, इट्स नॉट वन पर्सन हु इज डूइंग इट। आज आपने समय दिया। ख्याति प्राप्त आप नाट्यकार हैं, लेखिका हैं, पत्रकार हैं, और बहुत ही अनछुए विषय को आपने लोगों के सामने लाया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में एक शोध का विषय है, सरदार पटेल। तो थैंक यू आलोक जी, थैंक यू वेरी मच कि मुझे आपने ये सरदार पटेल के बारे में बात करने का अवसर दिया। नहीं, आपका भी, मेरा तो सौभाग्य है, और आपने पूरा इतना समय दिया, इतना लंबा साक्षात्कार दिया। तो दोस्तों, जिस तरीके से गीता माणिक जी ने अपने नाम को चरितार्थ किया, या यूँ कहिए कि नियति इनसे ये काम कराना चाह रही थी, और आज इनकी जो किताब है वो एक प्रमाणिक दस्तावेज बन चुके हैं सरदार पटेल के व्यक्तित्व के बारे में। और इस तरीके से उनके जो एक एक शब्द हैं जीवंत होके अब वह रुपहले पर्दे पर आ रहे हैं, वो भी दूरदर्शन में, जिसकी रीच कई जगह है, और लोग इस सीरियल को देख भी रहे हैं, क्योंकि एकदम अनछुआ विषय है और सरदार पटेल पर हर कोई जानना चाहता है। अब चूंकि छत्तीसगढ़ का हूं, तो छत्तीसगढ़ की एक और शख्सियत की चंद लाइनें हैं। गीता जी ख्याति प्राप्त गज़लकार हैं, और आपने जो कतरे कतरे में जो समंदर पिरोया है शब्दों के, उससे जो गढ़ा है आपने एक शिल्पकार के बारे में, भारत के एक सृजनकर्ता शिल्पकार के बारे में जिस तरीके से अच्छे शब्दों का चयन किया है। अंतिम बात कहने के पहले, एक हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े अच्छे गज़लकार हैं, ख्याति प्राप्त हैं, वो देश में उनका नाम है श्याम कश्यप बेचैन। उन्होंने एक गज़ल लिखी है कि छोटी सी बातों को लोग कैसे कहते हैं, कि है ये कतरे में समंदर भी झांक कर देखो, है ये कतरे में समंदर भी झांक कर देखो, कभी तो लफ्ज के अंदर भी झांक कर क्या देखो। बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। सिर्फ सड़कें ही ना देखो गज़ल की वादी में, सिर्फ सड़कें ही ना देखो गज़ल की वादी में, मेरे ख्याल के मंजर भी झांक कर देखो। वाह वाह। हवा के रुख पर वो मस्तकूल तानने वालों, खुला है या नहीं लंगर भी झांक कर देखो। क्या बात। और इस गज़ल की जो आत्मा है, बहुत अच्छे, जो सरदार पटेल ने लोगों को जो बताया, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे पाकिस्तान हो, उन्होंने किस तरीके से ताकीद की, जो मेरे भाव हो रहे हैं। बहुत अच्छे। कि ज़मीं को जंग में करना फतह मगर पहले, ज़मीं को जंग में करना फतह मगर पहले, है इसमें दफन सिकंदर भी झांक कर देखो। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो दोस्तों, आज इन लाइन के साथ एक महान शख्सियत का मैंने साक्षात्कार किया, गीता माणिक जी, आप भी इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। तो दोस्तों, अगली बार शख्सियत में किसी और शख्स के पास, किसी और हस्ती के पास। जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आपसे विदा चाहूँगा।